हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज बना दिया है जिसका नाम है आपका आगाज। यानी कि हम लोगों ने आगाज कर दिए हैं। अब आपकी बारी है। जो टीसीएस फोबिया है, जो टीसीएस का डर आपके मन में बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न कर लिया है। ओके, चलिए। आपको इससे आप 2024 में कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट ए जेई हो, आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प होने वाला। ओके, चलिए हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इससे देखते होंगे ए जेई में आपका बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको इस सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी एक कनेक्टेड है। जो आपको बहुत सारे, आपको जितना भी आप स्टेट ए जेई देते होंगे या फिर सेंट्रल देते होंगे, आप देखते होंगे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बस आपका काम है कॉपी पेन पास में रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आपको नोट डाउन करना है, और जो भी न्यूमेरिकल आए उसको खुद से सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेशाय करते हैं आपका पहला सेशन, पहला क्वेश्चन से। ओके, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइड्रोलॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ हाइड्रोलॉजी का, उसको आपको करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, चलिए पहला देखते हैं। इन हाइड्रोलॉजी कंप्यूटेशन फॉर कंप्यूटिंग द सरफेस रन ऑफ एंड फ्लड डिस्चार्ज यूज इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस आर मोर कन्वीनियंट। ये बोल रहा है सर, जब आप सरफेस रन ऑफ और फ्लड डिस्चार्ज को आप जब कंप्यूट करेंगे हाइड्रोलॉजी में, तो आपका इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस आर मोर कन्वीनियंट, ये मोर कन्वीनियंट होता है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, आगे देखते हैं। फाई इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स इज मोर एक्यूरेट देन डब्ल्यू इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। अब दोनों चीज को हम लोग समझते हैं कैसे। आपका जो वाटर लॉस जो हो रहा है ना, वाटर लॉस्ट बाई इनफिल्ट्रेशन, इसको हम लोग समझते हैं कैसे 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 होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल देखेंगे जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। पहला क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ये क्या होता है, ये बताता है कि आपका किस रेट से जो है आपका सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, डिफरेंट आपको क्या है कंडीशन में, मतलब मैक्सिमम वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल, ये बताता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ओके, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को किसने दिया, हॉटन्स इक्वेशन ने दिया। क्या दिया हॉटन्स इक्वेशन, क्या बोला, इनफिल्ट्रेशन जो आपका कैपेसिटी है, इसको और अच्छे से कौन बताया, आपको बताया आपको हॉटन इक्वेशन से। आपको हर एग्जाम में आपका आता है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको आते रहता है, तो आपको हॉटन इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। कहां यूज करते हैं, पहली बात हाइड्रोलॉजी में। हाइड्रोलॉजी में इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए एक सेकेंड। इसका कुछ ग्राफ इस तरह से होता है, ध्यान रखना। ग्राफ भी आपसे कई बार पूछा है किसका ग्राफ है। ओके, ये है आपका एफ नॉट, और ये जो है आपका, ये है आपका एफ सी। ओके, ये किसके किसके बीच में होता है, टाइम आवर में दिया हुआ है आपका, और ये दिया हुआ आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इसको मान लिया हम लोग सेंटीमीटर पर आवर में। ओके, चलिए अब क्या है कि देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन का आंसर तो एक लाइन में, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका रेनफॉल हुआ। रेनफॉल होने के बाद इनिशियल में आप देखिएगा, जो इनिशियल में आपका क्या है, जो आपका इनिशियल में है ना, इनिशियल में देखिए ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जब सॉइल आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेता है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है।
ये जो टी है आपका इनिशियल टाइम में, इनिशियल टाइम में जो आपका बिगिनिंग ऑफ स्टोर में जो कितना आपका टाइम लगा इसके बारे में बोल रहा है। एफ नॉट क्या है सर? एफ नॉट है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोर। ध्यान दीजिएगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोर। एफसी क्या है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट द सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड। उस टाइम पे आपको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफसी बोल रहे हैं। तो जो आपको हॉटन्स ने बताया, इक्वेशन क्या दिया आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, ये बताया कि सर इसका जो होता है एफसी प्लस एफसी माइनस एफ नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये इक्वेशन होता है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड यहां पे सही कर लीजिएगा। ये है आपका एफ नॉट माइनस एफ सी। ये इक्वेशन किसने दिया? हॉटन्स ने। ये इक्वेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये किसने दिया? हॉटन्स इक्वेशन ने। किसके निकालने के दिया? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए। तो पहला तरीका हम लोग देखनी है, इनफिल्ट्रेशन जो वाटर लॉस हो रहा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के माध्यम से देख लिए, जिसने हॉटन्स ने। और क्या है दूसरा? क्या है दूसरा? आपका है डब्ल्यू इंडेक्स। क्या है? डब्ल्यू इंडेक्स। इस तरीके से इससे भी हम लोग निकालते हैं। ये भी इंडेसेस है जिससे हम लोग इनफिल्ट्रेशन निकालते हैं, जो इनफिल्ट्रेशन लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। ये क्या होता है? डब्ल्यू इंडेक्स। जो आपका डब्ल्यू इंडेक्स होता है, ये होता है टोटल इनफिल्ट्रेशन, टोटल इनफिल्ट्रेशन अपॉन टोटल ड्यूरेशन। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं P माइनस आर माइनस एस अपॉन टी। हम समझा रहे हैं आराम से। इसको सारे जो जितना भी आपका वैल्यू दिया हुआ है सारों को, जो भी P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका समय बताने वाला हूं। आप समझिए डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? टोटल इनफिल्ट्रेशन अपॉन टोटल ड्यूरेशन। ये बताता है प्योर इनफिल्ट्रेशन की बात करता है। क्या? प्योर इनफिल्ट्रेशन की बात करता है। इसमें क्या है? टोटल लॉसेस वगैरह के सारे इसमें क्या करता है? एक्सक्लूड कर देता है। तो ये प्योर इनफिल्ट्रेशन की बात करता है। ओके, सबसे पहले तो इसको आपको फॉर्मूला को क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब क्या है सर? यहां पे P क्या है? प्रिसिपिटेशन है। R क्या है सर? R आपका रन ऑफ है। एस क्या है? एस आप क्या है? क्या? इनिशियल लॉस है। क्या? इनिशियल लॉस। किसके कारण हो सकता है ये? चाहे तो आपका डिप्रेशन या इंटरसेप्शन। टी क्या है आपका? टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। अब समझिएगा, जो एस है इसमें क्या है? P माइनस आर, माने प्रिसिपिटेशन में हम लोग क्या करें सर? हम लोग रन ऑफ माइनस करते हैं। साथ में आपका इनिशियल लॉस जो है, इनिशियल लॉस किसके कारण? डिप्रेशन और इंटरसेप्शन के कारण। डिप्रेशन क्या होता है? जो बारिश आपका हुआ वो गड्ढे में भी चला जाता है, उसके कारण उसको बोलते हैं डिप्रेशन लॉस। दूसरा क्या है? जो बारिश हुआ आपको पत्ती पे रह जाता है, पेड़ पे रह जाता है, उसके कारण भी लॉसेस होता है, तो उसको भी कंसिडर करता है किसने? डब्ल्यू इंडेक्स ने। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करने के बाद अपॉन टाइम से, ड्यूरेशन ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंडेक्स हो जाएगा। ओके, चलिए डब्ल्यू इंडेक्स क्या बताता है? ये प्योर इनफिल्ट्रेशन की बात करता है। ये प्योर इनफिल्ट्रेशन की बात करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा होता है फाई इंडेक्स। क्या होता है? फाई इंडेक्स। ये क्या होता है सर? फाई इंडेक्स है इफेक्टिव रेनफॉल अपॉन इफेक्टिव टाइम। ये डब्ल्यू फाई इंडेक्स है। इसको क्या हम लोग करते हैं? P माइनस आर अपॉन टीई। मैं सारा कुछ बताने वाला हूं, आप समझिए। ये जो डब्ल्यू इंडेक्स है, डब्ल्यू इंडेक्स बताए इफेक्टिव रेनफॉल हो, जो आपका एक्सेस रेनफॉल हुआ उसके बारे में बात करता है। ओके,
इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला न्यूमेरिकल इस पे आता है, बहुत आसान आता है, आपको बस ध्यान रखना। इसमें क्या है सर, पी क्या है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन है। और आर क्या है सर, आपका रन ऑफ है, क्या है, रन ऑफ है। और टीई क्या है, एक्सेस रेनफॉल टाइम। तो आपकी समझने की बात है, इसमें क्या है, इसमें डिप्रेशन लॉसेस को कंसीडर नहीं किया, इनिशियल लॉसेस को कंसीडर नहीं किया, ये क्या कर दिया, इसमें एक्सक्लूड कर दिया। तो आपको ध्यान रखना, इफेक्टिव रेनफॉल की बात करें, यानी कि डब्ल्यू इंडेक्स, फाइव इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट क्या रखना है याद आपको, नोट पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाता है। पहला क्या पॉइंट है सर, पहला पॉइंट है कि आपका जो फाइव इंडेक्स है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। जो फाइव इंडेक्स होगा हमेशा डब्ल्यू इंडेक्स से ज्यादा होगा एज और इक्वल टू होगा। कैसे, मैंने बताया कि डब्ल्यू इंडेक्स में क्या पी माइनस आर माइनस एस कर रहे थे, इनिशियल लॉस को भी आप माइनस कर रहे हैं, तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा कम हो रहा है, तो वहां पे वैल्यू क्या होगा, कम आएगा एज कंपेयर टू फाइव इंडेक्स। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है आपका डब्ल्यू इंडेक्स गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन फाइव इंडेक्स बिकॉज डब्ल्यू इंडेक्स एक्सक्लूड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक्सक्लूड डिप्रेशन लॉसेस एंड इंटरसेप्शन लॉसेस। प्योर इन्फिल्ट्रेशन की बात करता है, इसलिए डब्ल्यू इंडेक्स आपका क्या है, मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। आपका फाइव इंडेक्स जो है ना न्यूमेरिकली ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू डब्ल्यू इंडेक्स, लेकिन जब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपको डब्ल्यू इंडेक्स आपका ज्यादा देता है एज कंपेयर टू फाइव इंडेक्स, बिकॉज आपको क्या करता है, डब्ल्यू इंडेक्स क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है डिप्रेशन लॉसेस एंड इंटरसेप्शन लॉसेस को। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, इतना आपको पूरे पता होना चाहिए। इन हाइड्रोलॉजी कंपटीशन फॉर कंप्यूटिंग द सरफेस रन ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज यूजेज इनफिल्ट्रेशन इंडेसेस मोर कन्वीनियंट। आपने बताया तीन तरह के इनफिल्ट्रेशन इंडेसेस, ये मोर कन्वीनियंट होता है किसके, सरफेस रन ऑफ एंड फ्लड डिस्चार्ज को निकालने के लिए। ऑप्शन आपका क्या हुआ गया, ये करेक्ट हो गया। फाइव इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स इज मोर एक्यूरेट, नहीं अभी मैंने बताया आपको डब्ल्यू इंडेक्स जो है मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू, यहां पे ये वर्ड क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने क्या बताया, डब्ल्यू इंडेक्स मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू फाइव इंडेक्स बिकॉज डब्ल्यू इंडेक्स कंसीडर द इनिशियल लॉस, दैट्स व्हाई इट्स मोर एक्यूरेट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऑप्शन ढूंढिए आप, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके चलिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द स्टडी ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, रेन, स्नो एंड वाटर ऑन इट्स अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम इट्स ऑरिजिन ऑफ ऑल इट्स डेस्टिनेशन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड। मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर को स्टडी को क्या बोलते हैं, मतलब ऑरिजिन से डेस्टिनेशन में जो अर्थ पे वाटर है, उस वाटर को जो डिफरेंट फॉर्म है उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं क्या, हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। यानी ए इसका क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझिए, बच्चे में आप पढ़े होंगे, 4-5 में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका पानी गिरा, पानी आपका क्या हुआ, पानी गिरा, पानी गिरने के बाद आपका क्या हुआ, लॉसेस वगैरह हुआ, रन ऑफ हुआ, सी में गया। उसके बाद सी के बाद क्या होता है, उसका एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन हुआ आपसे किसे, सी से क्या हो गया, आपका एवोपरेशन हो गया। ओके, फिर उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं उससे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, उससे क्या होता है, देखिए ट्रांसपायरेशन होता है। ये जब दोनों ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। ये आपका क्या बना गया, क्लाउड बना गया।
क्लाउड बनाने के बाद क्या होता है, क्लाउड का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद आपका क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये साइकिल आपको पता होना चाहिए कि प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन के बाद क्या हुआ, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन हुआ, उसके बाद उसका क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का क्या हुआ सर, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद आपका प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो इसका भी आपके एग्जाम में पूछता है कि सर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। तो इस पूरे फॉर्म को, मतलब पानी को क्या हुआ, पानी आया फिर पानी बना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी जानते जाएंगे जो आपसे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेन गेज इज एडॉप्टेड बाई इंडियन स्टैंडर्ड IS 52351969। ये आपको क्या रखना है, कोड का ध्यान रखना है, एज द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। और दूसरे फॉर्म में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग एडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। इंडिया में आप बताइए कौन सा रेन गेज को हम लोग स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज मानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब सर रेन गेज जो है ना आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, कौन सा, 2 पार्ट में। पहला रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, दूसरा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो आपका जो साइमंस रेन गेज है सर, ये है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक रिकॉर्डिंग हुआ, एक नॉन रिकॉर्डिंग हुआ। तो साइमंस रेन गेज है, एग्जांपल आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, मतलब रिपीटेशन है क्वेश्चन का हर एग्जाम में कि नॉन रिकॉर्डिंग गेज और रिकॉर्डिंग गेज में आपका एग्जांपल दे देगा, आपसे पूछेगा नॉन रिकॉर्डिंग गेज क्या है। तो साइमंस ये थोड़ा सा अलग नाम होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। ये क्या बताता है सर, ये बताता है आपका, क्या बताता है आपका, ये बताता है डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ये बताता है डेप्थ ऑफ रेनफॉल, किसमें, सेंटीमीटर में। ये बताता है आपका डेप्थ ऑफ रेनफॉल बताता है। ये क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, याद करिए, बार बार पढ़िए। उसके बाद जो ये आपका 3 जो देख रहे हैं ना, ये 3 जो है आपका कौन सा, टिपिंग बकेट रेन गेज, नेचुरल साइफन फ्लोट, जिसको फ्लोट टाइप भी बोलते हैं, नाम आपको ध्यान रखना है, फ्लोट टाइप दे देगा एग्जाम में, चाहे फिर अब नेचुरल साइफन टाइप दे देगा। दूसरा तीसरा क्या है, वेगिंग बकेट टाइप। 3 जो होता है ना, ये होता है सर कौन सा, ये होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो सबसे पहले तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है कि सर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा है और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या है। ये आपका क्या हो गया, साइमंस रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग, बाकी जो 3 आपको दिख रहा है ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ओके चलिए, अब जो टिपिंग बकेट रेन गेज है, ये जो है ना टिपिंग बकेट रेन गेज, ये आपको जो है क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बताता है। क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। समझिएगा डिफरेंस, ये बता रहा था सर डेप्थ ऑफ रेनफॉल बता रहा है, ये बता रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, किस इंटेंसिटी से आपकी बारिश हुई उसके बारे में बताता है, सेंटीमीटर पर आवर या mm पर आवर में। ओके चलिए, यह यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन, कहां पे, हिली एरिया में। इसको यूज्ड की जगह लिख सकते हैं इंस्टॉल्ड, ज्यादा अच्छा वर्ड है इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड इन हिली एरिया और inaccessible, inaccessible एरिया। कहां पे यूज करते हैं हम लोग, 2 जगह यूज करते हैं हम लोग, इनएसेसेबल तो आपको ध्यान रखना, एग्जांपल आपसे पूछता है कि अगर आपको हिली एरिया में आपको रेनगेज को इंस्टॉल करना है तो कौन सा रेनगेज इंस्टॉल करें, कौन सा टिपिंग बकेट रेनगेज इंस्टॉल करेंगे, या इनएसेसेबल एरिया जहां पे आपको इजिली एसेसेबल नहीं है उसको इनएसेसेबल एरिया बोलते हैं। ओके चलिए, अब जो बोल रहा है ये किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देता है, वहीं पे आपका नेचुरल साइफोन टाइप या फ्लोट टाइप, ये आपका क्या है,
इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडिया में यूज होता है इसको मानता है किसको? नेचुरल साइफोन टाइप को इंडिया स्टैंडर्ड रेन गेज मानता है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? आपका नेचुरल साइफोन टाइप या फ्लोट टाइप आपको यूज होता है। ये क्या देता है सर? ये बोलता है मास कर्व ऑफ रेनफॉल देता है। मास कर्व ऑफ रेनफॉल देता है कौन? आपका नेचुरल साइफोन टाइप आपको देता है। ओके चलिए, उसके बाद लास्ट में है वेगिंग बकेट टाइप। वेगिंग बकेट टाइप जो है ये भी आपको देता है सर मास कर्व ऑफ रेनफॉल देता है। जो मास कर्व होता है ना, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, तो ये देता है आपका मास कर्व देता है। क्वेश्चन आपसे सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा डेप्थ देता है, कौन सा इंटेंसिटी देता है, कौन सा मास कर्व देता है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि सर इंडिया में विच टाइप ऑफ फ्लोइंग एडॉप्टेड स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। ओके, यानी कि आपका क्या हो गया? नेचुरल साइफोन टाइप, जिसको फ्लोट टाइप होता है, इंडिया में स्टैंडर्ड रेन गेज हम लोग मानते हैं, जो कि क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है। क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है। नॉन रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक है, साइमंस गेज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। चलिए ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अब समझिए, कई सारे एग्जाम में आपसे क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट गेजेस का आपको फिगर दे देगा, फिगर से आपको बोलेगा, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा टीसीएस का, कई एग्जाम में पूछा, फिगर किसी का उठा के दे देगा, आपसे पूछेगा सर विच टाइप ऑफ रेन गेज है, तो आपको पता होना चाहिए। इस बार इसलिए आपको क्या करना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको क्या है, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले साइमंस गेज है, देन वेगिंग बकेट है, देन टिपिंग बकेट है, देन फ्लोट टाइप, जिसको नेचुरल साइफोन्स भी बोलते हैं। तो ये आपको चारों फिगर आपको ध्यान रखना है। सबका डायमेंशन भी याद रखना है कि सर इसका हाइट क्या होता है, मतलब आपका क्या होता है, इसका आपका डायमीटर कितना होता है, इसका हाइट कितना होता है, ये सारे आपको याद रखना है। जैसे फ्लोट टाइप की मैं बात करूं, जो इंडिया में यूज होता है, इसका सर जो हाइट होता है 75 सेंटीमीटर, कितना? 75 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है कितना? 20.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका खत्म हो गया, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही जो आपका टिपिंग बकेट है, इसका आपका जो डायमीटर कितना होता है सर? 30 सेंटीमीटर होता है। कितना? 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये सब आपको पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए ओके, चलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन। जो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो एक्सप्रेशन बताना है, आपका गिवन इक्वेशन आपका दिया हुआ है। मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बताया था, जिसको क्या बताया था? वाटर साइकिल। उसको आपको बताना है किसके? इक्वेशन के फॉर्म में। तो जो आपका प्रिसिपिटेशन होता है, सर ये होता है, जिसको हम पी बोल रहे हैं, ये होता है सर इवापोरेशन, समेशन ऑफ इवापोरेशन, ई लिख रहे हैं हम, प्लस रन ऑफ। क्या? प्लस रन ऑफ, जिसको हम आर से लिख रहे हैं। तो ये जो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये किसी क्वेश्चन में होगा सर, आपका इवोपरेशन प्लस रन ऑफ का आपका समेशन होगा, वो किसके बराबर होगा? प्रिसिपिटेशन के बराबर। तो P इक्वल टू क्या? P इक्वल टू ई प्लस आर, इवोपरेशन प्लस रन ऑफ का जो समेशन होगा वो प्रिसिपिटेशन के बराबर होगा। तो कौन सा देखिए क्वेश्चन कौन सा कर रहा है आपका लाए? बी आपका क्या कर रहा है सर? करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलिए, अब पांचवा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। Orographic rain occurs when the air is cooled sufficiently as a result of। ऑरोग्राफिक रेन कब होगा? जब एयर इज कूल्ड सफिशिएंटली एज ए रिजल्ट ऑफ। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको बताना है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रिसिपिटेशन आपको पता होना चाहिए। आपको हम यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सर आपका कौन सा? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। पहला क्या है? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, कैसे कैसे आपकी बारिश होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला हम लोग समझ रहे हैं सर कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये देखिए कैसे होता है। ये क्या है सर? आपका अर्थ सरफेस है। एक बार आप समझ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ये आपका मान लीजिए क्या है? सन है। क्या है? सन है। सन क्या करता है सर?
सन जो है ना अपना क्या होता है, 100% आपको एनर्जी भेजता है। कितना? 100%। सन के पास कितना है? 100% एनर्जी है। ओके, इसमें से क्या होता है कि आपका जो है ना 51%, जो आपका क्या होता है 51% अर्थ सरफेस क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना? 51%। और आपका 49% आपका क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या क्या अर्थ सरफेस आपका एब्जॉर्ब कर लिया, कितना? 51%, और 49% आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब जो 51% आपका क्या हुआ, आपका सन का जो इंटेंसिटी आया, सन का इंटेंसिटी जो है क्या है यहां पे देखिए, सन का इंटेंसिटी क्या करेगा यहां पे, सन का जो इंटेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, सन का इंटेंसिटी जो है क्या है, यहां पे आने के बाद क्या है, ये क्या है कि यहां सन के यहां पे कुछ जाएगा, ये क्या है? वार्म एयर है। क्योंकि यहां पे आपका इफेक्ट क्या करेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने का वार्म एयर क्या होता है? ऊपर होता है। वार्म एयर का ध्यान रखिएगा, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। अब यहां से जो है कोल्ड एयर क्या करेगा, इस वॉइड्स में फील होगा। कौन सा? कोल्ड एयर। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन वार्म एयर। ये बड़ा आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी जैसे ही कोल्ड एयर का होगा तो कोल्ड एयर क्या है? नीचे की जगह जाएगा, नीचे जाएगा। और वार्म एयर कहां जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। जब वार्म एयर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा? आपको क्लाउड बनाएगा। क्लाउड आपको बनाने के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद आपका क्या होगा? प्रिसिपिटेशन फिर होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल इसको बोलते हैं, जिसको थर्मल कन्वेक्शन भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। किस प्रोसेस से होता है आप देख रहे हैं, वार्म एयर जो है आपका क्या होता है? ऊपर जा रहा है, और कोल्ड एयर नीचे जा रहा है, क्योंकि डेंसिटी इसका ज्यादा है इसलिए नीचे जाएगा। और वार्म एयर ऊपर जाने के बाद क्या है? ऊपर जाके क्लाउड बनेगा। क्लाउड होने के बाद आपका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद आपका क्या होगा? प्रिसिपिटेशन होगा। इस फॉर्म में आपका क्या होता है? आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ओके, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या होता है आपका? फ्रंटल ये समझिए, ये क्या है? फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? यहां से आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका कोल्ड एयर है। ओके, और इधर जो है से आपका क्या है? वार्म एयर है। जब आपका कोल्ड एयर और आपका वार्म एयर क्या है, एक जगह टकराएगा, टकराने के बाद जहां पे कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा वहां पे क्या कर देगा सर? यहां पे क्या कर देगा? बारिश कर देगा, यहां पे प्रिसिपिटेशन कर देगा। तो ये कैसे बना? दोनों को आपका दो डिफरेंट मास ऑफ एयर को टकराने से, जिसका आपका क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस, और डेंसिटी भी डिफरेंट है। उसको टकराने से जो आपका रेनफॉल हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रंटल रेनफॉल। ये ध्यान रखना, फिगर से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। ये क्या हो गया सर? फ्रंटल रेनफॉल हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को समझिए थोड़ा सा, क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि सारे एग्जाम में आपको क्या होता है? पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए समझिएगा, ये जो आपका बीच का पॉइंट है, आप समझिएगा ध्यान से, ये जो है ना आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है? साउथ पोल है। ये तो आपको पता होगा।
अब इसको जो पॉइंट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ये क्या है सर? ये है सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपका यहां पे ज्योग्राफी भी रिवाइज हो रहा है। यही तो ब्यूटीफुलनेस है क्या सिविल इंजीनियरिंग का। आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन आप इसमें सब कुछ सीख रहे हैं। ये क्या है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब समझिए, ये क्या है? सन है। ये जब सन का जो इंटेंसिटी निकलेगा, ये क्या है? देखिए इक्वेटर पे क्या जाएगा सर? ये परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि यहां पे आपका क्या है? आपका जो सन रे ज्यादा पड़ेगा, यानी यहां पे क्या करेगा? आपका वार्मनेस ज्यादा प्रोवाइड करेगा। वहीं पे ऊपर ये जो नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं, यहां पे कुछ ना कुछ आपका क्या है? आपका क्या इंक्लिनेशन पे जा रहा है। तो इंक्लिनेशन पे जाने के बाद यहां पे आपका रेज क्या है? कम पहुंच रहा है, यानी कि कोल्ड रीजन ऊपर होगा, नीचे भी कोल्ड रीजन होगा, लेकिन यहां पे क्या हो? गर्म होगा। जहां पे आपका कोल्ड रीजन हो वहां पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्या? हाई प्रेशर जनरेट होगा। और इक्वेटर पे आपका क्या होगा? लो प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर डिफरेंस जैसे ही होगा तो उसके डिफरेंस होने के कारण अनइक्वल हीटिंग होगा। अनइक्वल हीटिंग कारण जो प्रेसिपिटेशन आपका होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल। समझिए किससे कारण हुआ? किससे कारण? प्रेशर डिफरेंस के कारण हुआ। ये किससे कारण हुआ? आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण हुआ। प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग। यही वर्ड आपको एग्जाम में देगा, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया आपको। अनइक्वल हीटिंग के कारण जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है उससे कारण जो बारिश हो रही उसको हम लोग बोलते हैं सर साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ये सब आपको क्या है? ध्यान रखना है। ओके चलिए, तीन देख लिया, मैं चौथे तरह की बात कर रहा हूं, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल किस किस तरह से पानी होता है, इसको हम लोग चौथे टाइप्स देख रहे हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है इसको समझिए। ये क्या है सर? आपका माउंटेन है। ये क्या है? आपका माउंटेन है। ओके, ये आपका मान लीजिए सी है। क्या है? सी है। जो यहां पे आपका मॉइस्ट एयर है, कौन सा? मॉइस्ट एयर। जब ये चाहेगा कि सर हम इस साइड में चले, कहां? इस साइड में चले, कोशिश करेगा इस साइड में चले, लेकिन यहां पे क्या आ गया? बैरियर आ गया। बैरियर में क्या है? माउंटेन आया। तो ये इस साइड नहीं जाते हुए आपका मूवमेंट कुछ इस टाइप से हो जाता है। कुछ इस टाइप से मूवमेंट होता है, यानी कि एयर का जो मूवमेंट है, मॉइस्चर का मूवमेंट चेंज हो गया। इसके कारण जो हो गया बारिश, इसके कारण जो बारिश होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब बैरियर। बैरियर किसका है? माउंटेन का। जो आपका नॉर्थ पार्ट में जो मानसून के टाइम में जो रेनफॉल होता है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। इसके कारण होता है, माउंटेन बैरियर के कारण होता है। ये रीजन है। ओके चलिए, अब ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। आप क्वेश्चन पढ़िए। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना, चारों मैंने आपको बता दिया। Orographic rain occurs when the air is cooled sufficiently as a result of क्या? लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर द माउंटेनियस बैरियर। यही तो मैंने आपको समझाया कि जो आपका सी से आपका क्या हुआ? जो मॉइस्ट एयर है वो क्या हो गया? बैरियर के कारण क्या हो गया? लिफ्ट हो गया। जाना चाह रहा था पैरेलल, लेकिन वो लिफ्ट हो गया। उससे कारण जो आपका प्रेसिपिटेशन हुआ उसको बोलते हैं सर ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर ए माउंटेन बैरियर इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ए इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। और भी मैंने आपको तीन टाइप्स बताया, वो भी कई डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइंस एरिडिटी इंडेक्स। ऑप्शन में दिया हुआ है, आपसे बता पूछ रहा है कि एरिडिटी इंडेक्स कौन 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 डिफाइन करता है गिवन ऑप्शन से। समझिए, सबसे पहले क्या होता है कि एरिडिटी इंडेक्स को और क्या बोलते हैं सर? पल्मर इंडेक्स। तो आपको नेम से कंफ्यूज नहीं होना। एरिडिटी इंडेक्स ये बताता है मॉइस्चर डिफिशियंसी, बताता है क्या? मॉइस्चर डिफिशियंसी बनाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पीईटी माइनस
AET अपॉन क्या, PET। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस AET अपॉन PET। दोनों फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ये आपका एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। यहां पे आपका क्या हुआ, आंसर तो यही कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा PET माइनस AET अपॉन PET, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। PET क्या है, एक्चुअल एवोपर ट्रांसपायरेशन, और PET क्या है, पोटेंशियल एवोपर ट्रांसपायरेशन। ये आपको नाम भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल एवोपोरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाई पेंसमैन्स इक्वेशन एंड ब्लेनी-क्रीडल इक्वेशन। ये भी आपसे पूछता है। कैसे निकालते हैं हम लोग, पेंसमैन इक्वेशन से और ब्रेनली क्रीडल इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो आपका सीधे पूछा है सर एरिडिटी इंडेक्स का बता दीजिए, आप क्या फॉर्मूला बता दीजिए, यानी कि आपका ये हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, अगर ए आई आपका यहां पे शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पूछा आपसे सर इसका कितना 0 से 25% है, तो क्या होगा, माइल्ड एरिड होगा। कौन सा, माइल्ड एरिड। और 26 से 50 है तो ये होगा सर मॉडरेट एरिड। और ग्रेटर देन 50% है तो क्या होगा सर, सीवियर। तो ये आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आपसे क्या है पूछ चुका है टेबल। 0 से 25 है तो माइल्ड एरिड है, 26 से 50% है तो मॉडरेट एरिड है, और 50 से ज्यादा है तो सीवियर एरिड है। ये आपको पूरे पता होना चाहिए। ऑप्शन तो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। और आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया आपको क्या है नोट डाउन करना है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर हैज बीन ड्रेन्ड इज नोन एज। अब बता रहा है कि जो जो आपका जो एक्सेस जो ग्रेविटेशनल वाटर वो ड्रेन आउट हो गया, उस ड्रेन आउट होने के बाद जो वाटर जो हेल्ड किए हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर हम लोग फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि जो आपका रन ऑफ हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, वाटर ड्रेन आउट हो गया, उसके बाद भी आपका क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। वही बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है moisture at which plant cannot extract water। ये वो पॉइंट होता है यहां के बाद आपका पानी जो प्लांट है पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, यानी कि यहां पे आपका क्या जो प्लांट जो है डेथ होना शुरू हो जाता है। तो ये परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। ठीक है, सैचुरेशन क्या है, मॉइस्चर एट विच whites of soil is filled with water। इसमें क्या है, आपका व्हाइट जो है वाटर से भरा होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल वाटर जो आपका रन ऑफ हुआ, इनफिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद भी आपका क्या हुआ, वाटर हेल्ड है यानी सैचुरेटेड है, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। यानी सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोस्फीयर कवर्स अबाउट ब्लैंक्स परसेंट ऑफ अर्थ। नियरेस्ट वैल्यू बताना है कि आपका जो हाइड्रोस्फीयर है ना वो कितना परसेंट आपका क्या करता है, कवर्स अबाउट, हाइड्रोस्फीयर कवर्स अबाउट कितना परसेंट ऑफ अर्थ। अर्थ जो है ना आपका कितना परसेंट आपका वाटर कवर करता है, ये पूछ रहा है। हाइड्रो मींस क्या होता है, वाटर। तो आपको क्या रख रहा है, हाइड्रोस्फीयर कितना कवर करता है, तो इसको आपको ध्यान रखिए। ये जो है ना 29% जो आपका क्या है, लैंड है,
और आपका जो आपका 71% है, कितना 71% जो है क्या है, वाटर है। यानी कि आपका जो पूरा अर्थ सरफेस पे के 71% भाग में आपका क्या है, पानी है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यही आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट आपका वाटर है, कितना परसेंट सर, डी 71%। तो 29% जो बचा हुआ है उतना आपका लैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। जो मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बताया, जो आपको वाटर साइकिल बताया, क्या बताया था, वाटर का सर्कुलेशन होना। वाटर का सर्कुलेशन कैसे होना सर, पानी गिरा, प्रिसिपिटेशन हुआ यानी रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद क्या उसका एवोपरेशन हुआ, ट्रांसपायरेशन हुआ, ट्रांसपायरेशन होने के बाद क्या हुआ, आपका क्लाउड बनाया, क्लाउड होने के बाद आपका कंडेंसेशन हुआ, देन प्रिसिपिटेशन हुआ। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं या वाटर साइकिल बोलते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है, द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। पूछ रहा है जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पेस्टिसाइड का होता है, किसके थ्रू होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। किसके थ्रू होता है, इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम से, क्योंकि ये आपका बच्चे में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको एसएससी जीके में भी कई बार पूछा है। क्वेश्चन कहां आ गया, हाइड्रोलॉजी में। देखिए, द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड चेन। अब क्या है कि लेवल जो है ना आपका, जो क्या है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल जो है, क्रॉप्स जो है, यहां से आपका क्या हुआ, धीरे धीरे लेवल क्या होता है, मैग्निफिकेशन का बढ़ते जाता है। पेस्टिसाइड का जो लेवल है ना, जैसे जैसे आप आगे जाइएगा बढ़ते जाएगा। उस कंसंट्रेशन को, यानी लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाने के बाद कंसंट्रेशन क्या होता है, पेस्टिसाइड का बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। वर्ड को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, क्रॉप्स, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है। उसके बाद क्रॉप्स को किसने कंज्यूम किया, ग्रासहॉपर, टिड्डा वगैरह जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसको कौन कंज्यूम किया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन कंज्यूम किया, स्नैक्स, स्नैक्स को कौन कंज्यूम किया, ईगल। तो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये क्या है सर, आपका लोएस्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ये आपका हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल है। इस लेवल में आपका क्या है, पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को पूरे बोलते हैं हम लोग फूड चेन। यानी डिपेंडेंसी है, एक से आपका क्या है, ये क्या है, आपका डिपेंडेंसी है, आपका क्रॉप से लेके आप कहां पहुंच गए, ईगल तक। तो इस प्रोसेस को आप किसको बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। इसमें आपका कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड को फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर ट्रॉपिकल आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी ईगल में आपको सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके कारण सर, फूड चेन के थ्रू आपका क्या हुआ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हुआ, जो हम लोगों ने यहां पे फिगर देख लिया। ओके, तो आपका क्या हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपका काम है रिवीजन करके आइए, फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं सर हम टाइम वेस्ट किए एक साल, यानी 2024 में हम एक सेट फिक्स करते हैं, तो आपके लिए एईसी प्लस लाया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप एईजेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए विजय बैच है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे कवर करा दिया जाएगा। एसएससी जेई 2024 अगर टारगेट कर ले, उसके लिए बैच 1 है। इसमें आपका क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT1 CBT2 दोनों मिल जाएगा। ओके, चलिए, अगर आप मध्य प्रदेश शासन में एसडीओ बनना चाहते हैं, एई बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, प्रहार बैच है। इसमें आपका एमपीजी के भी कवर कराया जाएगा टेक्निकल के साथ साथ। ओके, इंडियाज मोस्ट एबिडेड वैकेंसी आरआरबी जेई जो 2024 में संभावित है, इसके लिए क्या है सर, तेजस बैच है। इसमें CBT1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्या है, टेक्निकल बहुत अच्छा है और नॉन टेक वीक है। आप इंजीनियर का क्या होता है, नॉन टेक कम होता है, और आप लेवल देख रहे हैं एसएससी जेई का, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इंप्रूवमेंट करने की अभी ही समय है, क्योंकि 4 से 5 महीना बाद पेपर है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉन टेक के लिए नॉन टेक महापैक बना दिया। यहाँ पे आपको नॉन टेक सारा कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, एक क्या है सर, टारगेटेड बैच है, किसके लिए, एसएससी जेई 2024 के लिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। एग्जाम में 3 महीना बचा है, तो आपको क्या है, रिवीजन करना। रिवीजन आपको क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। तो सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच।
इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट मिल जाएगा, बस क्रिप्स मैनर में, यानी कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या है, यहाँ से रिवाइज करना, रिकॉल करना है, और आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। चलिए, अब क्या है कि ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब सबसे बच्चे को क्या परेशानी रहता है, सर हमने क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि जब टीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होगा कि हवा निकल जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, जो टीसीएस फोबिया है, जो टीसीएस का डर आपके मन में बैठा हुआ है, उसके दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, प्रैक्टिस सेशन बनाया है। यानी कि अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए है अभ्यास जेई बैच है। इसमें हम लोग लगभग सर 5 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको पूरा टीसीएस पैटर्न पे मिल जाएगा, साथ में आपका स्टेट जेई का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों टारगेट करना चाहते हैं तो आप अभ्यास एजे बैच ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम लोग लगभग 8000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 8000 से ज्यादा क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे सेशन का इंपॉर्टेंस कि हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। आंसर एबीसी कराने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग और टीचर मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है आपको करना पड़ेगा, और उसको बहुत सारा चीज को समझना पड़ेगा, और जो समझ में नहीं आ रहा उसको याद करना पड़ेगा। चलिए, अब क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डिफरेंट ब्रांचेस को आपका अवेलेबल है। ओके, चलिए सर, ये सब मिलेगा कहां? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एईसी प्लस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपको सारे कोर्सेज दिखने लगेगा। कोर्सेज आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, और आपको एनालिसिस करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आप देख के उस हिसाब से अपने कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि सर ये मिलेगा कहां? आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या है, एईसी प्लस के ऐड ऑन हो जाना है। वहां पे आपको क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको यहां से मिल जाएगा। आपको काम है ऐड हो जाना। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।